नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट एकेडमी में। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स। हाँ जी दोस्तों, प्रोफेशनल्स कैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और उससे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं एंड अपनी टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपका प्रीशियस टाइम बिना वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेक्शन 44 ADA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आर यू रेडी दोस्तों? लेट्स बिगिन। व्हाट इज प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम? हाँ जी दोस्तों, प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम क्या होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम को क्यों इनकॉर्पोरेट किया था, वो मैंने आपको जो पिछली वीडियो हमारी सेक्शन 44 AD में थी, क्योंकि ये स्कीम है जो इसको 3 सेक्शन में फ्रेम किया गया है, सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मैंने आपको 44 AD के बारे में फुल डिटेल में बता दिया है कि सेक्शन 44 ADA क्या है, उसमें क्या प्रोविजंस है और उसमें कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी है, देन मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ आई बटन के थ्रू, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने सब बताया है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है और 44 AD क्या है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं, सेक्शन 44 ADA। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेक्शन 44 ADA। हाँ जी दोस्तों, सेक्शन 44 ADA को अनाउंस करने में क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो हम देख लेते हैं। टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन स्मॉल बिजनेसमैन हु एंजॉय प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD एंड स्मॉल प्रोफेशनल्स। हाँ जी दोस्तों, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं अंडर सेक्शन 44 AD, और जो स्मॉल प्रोफेशनल्स हैं उनमें एक समानता लाने के लिए इस सेक्शन को अनाउंस किया गया था। देन टू रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन ऑफ स्मॉल प्रोफेशनल्स टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग प्रोफेशन। हाँ जी दोस्तों, जो कंप्लाइंस बर्डन होता है स्मॉल प्रोफेशनल का, उसको रिड्यूस करने के लिए भी इस सेक्शन को अनाउंस किया गया था, जिससे कि जो प्रोफेशन है वो जिससे कि जो प्रोफेशनल है वो अपना प्रोफेशन ईजिली चला सके। What is section 44 ADA of the income tax? हाँ जी दोस्तों, सेक्शन 44 ADA of income tax क्या है? This section states details about presumptive taxation for professionals that are designed to account for generated profits and earnings. It must be noted that only revenues generated through specific professions mentioned in section 44AA subsection 1 qualify under the presumptive tax regime. हाँ जी दोस्तों, इस सेक्शन में presumptive taxation स्कीम जो प्रोफेशंस के लिए है उसको डिजाइन किया गया है डिटेल में। हाँ जी दोस्तों, और आप एक बात नोटिस कर लेना कि इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस है जो सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 में मेंशन किए गए हैं, वही इस स्कीम के लिए क्वालिफाई हैं। हाँ जी दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 44 ADA वाज इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स एक्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ द प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम। दिस सेड सेक्शन डज नॉट रिक्वायर टैक्स पेयर्स टू मेंटेन अकाउंटिंग बुक्स। Also, the profit can be computed as a percentage of a total sales generated in a fiscal year. Regardless if income is generated at the rate less than 50% of receipt and assesses total income is more than the exemption limit, she will be required to maintain accounting books. Also, she will have to get the same audited. हाँ जी दोस्तों, जो सेक्शन 44 ADA है उसे इनकम टैक्स में इंक्लूड किया था एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम। हाँ जी दोस्तों, इस सेक्शन को अगर कोई प्रोफेशनल चूज करता है देन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और साथ ही में उसे टैक्स ऑडिट भी नहीं कराना होता है, एंड उसे अपनी जो ग्रॉस रिसिप्ट होती है उसकी कुछ नहीं दोस्तों, जो उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज है वो उसको एज ए इनकम शो कर देनी होती है, एज ए प्रॉफिट शो कर देनी होती है, रिगार्डलेस इफ इनकम इज जनरेटेड एट द रेट लेस देन 50% ऑफ द रिसिप्ट। हाँ जी दोस्तों, अगर वो अपनी इनकम 50% ऑफ द रिसिप्ट कम शो करता है और उसकी जो इनकम है यानी कि टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, देन उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होते हैं और उसे वो अकाउंट्स भी ऑडिट कराने होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल असेसी अंडर दिस स्कीम, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। हाँ जी दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म्स भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। हाँ जी दोस्तों, आपको पता ही होगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स ना ही सेक्शन 44 AD के लिए एलिजिबल है और ना ही सेक्शन 44 ADA के लिए।
सेक्शन 44 एडी के बारे में मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बता दिया है और उसका लिंक मैंने आपको पहले ही आई बटन के थ्रू दे दिया है। तो दोस्तों, हु आर बेनिफिशरीज? सेक्शन 44 एडीए के बेनिफिशरीज कौन हैं? सर्टेन प्रोफेशनल्स रेफर टू इन सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट whose total gross receipts from profession does not exceed ₹50 lakhs in a financial year। हाँ जी दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल्स जिनको मेंशन किया गया है सेक्शन 44AA सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में और जिनकी ग्रॉस रिसिप्ट एक फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से एक्सीड नहीं है, वो इस स्कीम को चूज कर सकते हैं, वो इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं। प्रोफेशंस एज रेफर टू इन सेक्शन 44AA1। हाँ जी, अब हम देख लेते हैं कौन से प्रोफेशन को सेक्शन 44AA1 में मेंशन किया गया है। लीगल एक लॉयर, मेडिकल एक डॉक्टर का प्रोफेशन, ऐसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर प्रोफेशन एज इज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, नेमली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एंड प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT प्रोफेशंस हैव बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। हाँ जी दोस्तों, जो प्रोफेशन इस सेक्शन में बताए गए हैं, जो भी हमने पढ़े हैं, सिर्फ यही इस स्कीम को चूज कर सकते हैं। हाउ मच इज द प्रिजम्पटिव इनकम टू बी ऑफर्ड? हमें कितनी इनकम ऑफर करनी होती है एज ए प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस? हाँ जी दोस्तों, हायर ऑफ 50% ऑफ ग्रोस रिसीप्ट्स फ्रॉम प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफर्ड बाय द असेसी। हाँ जी दोस्तों, जो कि उसकी ग्रोस रिसिप्ट होगी, जो कि प्रोफेशनल की ग्रोस रिसिप्ट होगी, उसका 50% और जो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफर्ड बाय द असेसी और जो असेसी इनकम ऑफर्ड करेगा, इन दोनों में से जो हायर होगा हम उसे इनकम मानेंगे। अगर वो 50% से कम अपनी इनकम ऑफर करता है देन उसकी इनकम को नहीं माना जाएगा, और अगर वो इनकम अपनी 50% से ज़्यादा दिखाता है देन वो अपनी बिल पर उसे ज़्यादा दिखा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग दिस प्रपोज सेक्शन। हाँ जी दोस्तों, इस सेक्शन के क्या बेनिफिट होते हैं? असेसी नीड नॉट मेंटेन बुक्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर सेक्शन 44AA। हाँ जी दोस्तों, उसको सेक्शन 44AA में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और साथ ही में असेसी नीड नॉट टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB। हाँ जी दोस्तों, उसको अंडर सेक्शन 44AB में अपने अकाउंट्स भी नहीं ऑडिट कराने होते हैं, जो कि CA के द्वारा किए जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि 44AD में था कि कुछ एक्सपेंसेस को मान लिया जाता था कि वो असेसी को अलाउ कर दिए गए हैं, ऐसा ही सेक्शन 44AD में भी all deductions under section 30 to 38 including depreciation and unabsorbed depreciation are deemed to have been already allowed and no further deduction is allowed under this section। हाँ जी दोस्तों, जो कि डिडक्शन हमारी सेक्शन 30 to 38 में होती है, और इसी के साथ डेप्रीशिएशन और अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन को, जो डेप्रीशिएशन है वो मान लिया जाएगा कि असेसी को ऑलरेडी अलाउड कर दी गई है और उसको कोई भी फर्दर डिडक्शन नहीं अलाउ की जाएगी। ऐसे ही इवन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18 इन केस ऑफ ए फर्म द नॉर्मल डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स अंडर सेक्शन 40V विल आल्सो नॉट अलाउड। हाँ जी दोस्तों, जो कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो नॉर्मल डिडक्शन होती है पार्टनर को सैलरी की, इंटरेस्ट की, वो भी अलाउ नहीं की जाएगी। When shall the assessee be required to maintain books and to get the accounts audited? इस सेक्शन में assessee को कब अपने अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी हो जाता है और उसको CA के द्वारा ऑडिट भी कराना पड़ता है। If following conditions are satisfied, the maintenance of accounts and audit are warranted। अगर नीचे की कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर लेता है देन उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है और CA के द्वारा ऑडिट भी कराना होता है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज ऑफर्ड एट ए रेट लोअर देन 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट। हाँ जी दोस्तों, जो इनकम वो प्रोफेशन से ऑफर्ड कर रहा है, अगर वो 50% से कम हो जाती है, ग्रोस रिसिप्ट से 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट से कम हो जाती है, देन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है और ऑडिट भी कराना पड़ता है। और टोटल इनकम ऑफ द असेसी एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, यानी 50 लाख थे, तब भी उसको ऑडिट कराना होता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें एडवांस टैक्स की क्या ऑब्लिगेशन आती है। एलिजिबल असेसी हु ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 44ADA इज नाउ रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स ऑन 15th मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच द इनकम इज टू बी असेस्ड। हाँ जी दोस्तों, जो एलिजिबल असेसी है जिसने सेक्शन 44ADA को अडॉप्ट किया है, उसको 15 मार्च से पहले अपना एडवांस टैक्स की पेमेंट कर देनी होती है।
अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको सेक्शन 44 एडीए में जो प्रोविजंस है वो इन डिटेल में पता लग गई है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल केस स्टडी भी कराऊंगा और उसके साथ आपको बताऊंगा कि अगर आप सेक्शन 44 एडीए चूज़ करते हैं और अगर आप इसे चूज़ नहीं करते हैं देन आपको क्या बेनिफिट होता है और क्या आपको नुकसान होता है, उसका कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 44 एडीए जब आप चूज़ करते हैं और जब आप नॉर्मल प्रोविजन में टैक्सेशन करते हैं देन आपको क्या बेनिफिट और नुकसान है। दोस्तों उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ आप बेल बटन को दबाना भी मत भूलिए एंड हमारे YouTube चैनल को आप शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में पता चल जाएगा और वो इस चैनल के थ्रू अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सो दोस्तों चलो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्रैक्टिकल केस स्टडीज देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने इधर 3 केस स्टडीज ले रखी है। पहली केस स्टडी में आप देख सकते हो जो ग्रोस रिसिप्ट है हमारी वो 40 लाख है, यानी कि 40 लाख है। ऐसे ही केस स्टडी 2 में 50 लाख है और केस स्टडी 3 में 52 लाख है। अब हम देख सकते हैं प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडीए। हाँ जी दोस्तों, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 एडीए में क्या होगी? 20 लाख। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल 50% ऑफ दी ग्रोस रिसिप्ट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था जो प्रिजम्पटिव इनकम हम ऑफर करेंगे वो 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट्स करेंगे और इसके साथ हमारा 40 लाख का 50% बनता है 20 लाख। हाँ जी दोस्तों, ऑफर्ड इनकम एज पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 एडीए। यस, हाँ जी दोस्तों, जो उसने इनकम अपनी ऑफर की है वो सेक्शन 44 एडीए के प्रोविजन के अकॉर्डिंग की है। ऐसे हम केस स्टडी 2 देख लेते हैं। ग्रोस रिसिप्ट है हमारी 50 लाख, हमारी प्रेजेंटिव इनकम इस केस में हो जाएगी 25 लाख। वो कैसे हो जाएगी? 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट, यानी कि 50% ऑफ ग्रोस रिसिप्ट हमारे बनते हैं 50 लाख के 25 लाख और ये इनकम भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग है। हाँ जी दोस्तों, अब हम तीसरा केस देख लेते हैं। उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट है वो है 52 लाख। हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने नॉट एलिजिबल लिखा है क्योंकि अगर असेसी की टर्नओवर यानी ग्रोस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है देन वो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकता है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और उसे ऑडिट भी कराना पड़ेगा। केस 3 में उसको ऑडिट भी कराना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने होंगे और इसी के साथ केस 1 और केस 2 में उसे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है और ना ही उसे ऑडिट कराने की कोई रिक्वायरमेंट है। वो अपना 50% इनकम दिखाकर टैक्सेशन कर सकता है। अब दोस्तों अब हम देख लेते हैं, अगर आप एक नॉर्मल प्रोविज़न चूज़ करते हैं तब आपको क्या इनकम शो करनी है और अगर आप सेक्शन 44 एडी की प्रोविज़न चूज़ करते हैं देन आपको क्या अपनी इनकम ऑफर करनी है। अब नॉर्मल प्रोविज़न में आप देख सकते हो ग्रोस रिसिप्ट है 48 लाख। ऐसा ही 44 एडी में भी ग्रोस रिसिप्ट हमने सेम रखी है 48 लाख। एक्सपेंसेस इसमें जो उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो 15 लाख आ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, और उसने एक्सपेंसेस अपने डिडक्ट कर अपने इनकम उसने 33 लाख बताई है। ऐसे ही अगर आप सेक्शन 44 एडी प्रोविजन में देखोगे उसे एक्सपेंसेस मिलते हैं 50% अंडर सेक्शन 44 एडीए। हाँ जी दोस्त, आपको पता है कि वो 50% एक्सपेंसेस अपने डिक्लेयर कर सकता है अंडर सेक्शन 44 एडीए में। इन 50% एक्सपेंसिव में मान लिया जाएगा जो भी उसका सैलरी का खर्चा है, जो पार्टनरशिप फर्म है अगर सैलरी का पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं या पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं उसका खर्चा और कोई डेप्रीशिएशन और जो डिडक्शन है सेक्शन 30 to 38 वो उसने ऑलरेडी ले रखी है, वो उसको 50% मिल चुकी है एज ए एस्टिमेटेड एज ए स्पेसिफाइड परसेंटेज अंडर सेक्शन 44 एडीए। हाँ जी दोस्तों, ऐसे 24,000 उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं और जो इनकम आ रही है उसकी 24 लाख आ रही है। सॉरी दोस्तों, 24,000 नहीं है, ये 24 लाख है। ऐसे ही 24 लाख उसकी इनकम नीचे आ रही है, जाने कि उसको 50% इनकम बतानी होती है जो कि रूल है 44 एडीए का। अब आप दोस्तों देख सकते हो जहाँ पर इनकम असेसी की 24 लाख आ रही है और इधर इनकम असेसी की 33 लाख आ रही है, तो आप देख सकते हो सेक्शन 44 एडीए में उसे बेनिफिट हो रहा है। और आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर जहाँ पर 24 लाख है अगर इसमें एक्सपेंसेस 30 लाख हो तो उसमें इसे बेनिफिट है। नहीं दोस्तों, प्रोफेशन में हमारे एक्सपेंसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसमें 50% इनकम रखी होती है क्योंकि प्रोफेशन में कोई खर्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, उसे अपनी स्किल के थ्रू नॉलेज के थ्रू पैसे कमाने होते हैं। अब मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ और इस कंपैरिजन से समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 44 एडीए एक प्रोफेशनल की लाइफ में इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कितना मायने रखता है। आपको
कितना बेनिफिट देता है ये सेक्शन, कितनी इंपॉर्टेंस है इस सेक्शन की आपकी लाइफ में। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगी, और इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलना। हाँ जी दोस्तों, अब मैं जो अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा सेक्शन 44 AE में, जो कि है ट्रांसपोर्टर्स के लिए। तो दोस्तों उस वीडियो को आपको 24 घंटे में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे मेरी इस वीडियो से। तो दोस्तों आप सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। एंड आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही भी हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना भी मत भूलना। हाँ जी दोस्तों, खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।